अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं आपको दूंगी, उससे पहले जो है हम स्टैटिक पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक्स डील विद द बॉडीज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम एंड फॉलो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब ये है कि एक बॉडी जो है उसमें बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस लिखा हुआ है, लगने के बावजूद वो रुकी हुई है, सही है, अपनी स्टेट में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है तो वो रुकी हुई होती है, और डायनामिक में होती है तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही होती है, मतलब उसकी हरकत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो वो एक जैसी हरकत में होती है, बिल्कुल साकिन खुद ब खुद हरकत कर रही होती है। मैं आपको दोनों की एग्जाम्पल बताऊँगी। स्टैटिक डील विद द बॉडीज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेज विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखती है जिसमें कोई फोर्स असर नहीं कर रही होती है, एंड फॉलो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सब पढ़ने से पहले हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यहाँ मौजूद है आपके पास। व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, या दो और दो से ज़्यादा फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं एक साथ, इन सच अ मैनर दैट देयर इज़ नो चेंज आइदर इन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, मतलब ना उसकी वो कहीं ट्रांसफ़र हो रही है और ना वो रोटेट हो रही है। ट्रांसफ़र का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और ना वो घूम रही है। द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ना वो ट्रांसफ़र हो रही है और ना वो घूम रही है, तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम, आप बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक बुक जो टेबल पर रखी हुई है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, बिकॉज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बुक दैट अ वेट एंड अ नॉर्मल रिएक्शन। एक उसका वेट है जो नीचे की जाने पर, नॉर्मल रिएक्शन और टेबल उसको दे रही है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी क्योंकि उनकी ताकत एक जितनी है और डायरेक्शन अलग अलग है। वैन अ पैराटूपर जंप फ्रॉम अ एरोप्लेन, पैराटूपर उसको कहते हैं जो पैराशूट लेके उड़ रहा होता है, एरोप्लेन से जंप करता है, ही मूव डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ग्रेविटी की वजह से। बट वैन इट्स पैराशूट ओपन, जैसे उसका पैराशूट ओपन होता है, द एयर पुल द पैराशूट अपवर्ड, एयर क्या उसको ऊपर की तरफ खींच रही होती है, द वेट कैंसिल द वेट ऑफ द पर्सन, उसका वेट कैंसिल कर देती है। इन दिस वे आफ्टर सम टाइम द पैराटूपर मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है, सेट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि इसमें वेट जो है वो एयर से कैंसिल हो रहा है, वेट की जो फोर्स है वो एयर फोर्स से कैंसिल हो रही है, और बिल्कुल स्मूथली मूव करता हुआ लहराता हुआ पैराटूपर नीचे आएगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुकी हुई बॉडी पे फोर्सेस लग रही होती हैं, कैंसिल हो रही होती हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में किसी मूव करती हुई बॉडी पे फोर्सेस कैंसिल हो रही होती हैं। फोर्सेस को कैंसिल कर देने का अमल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जब तमाम फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाए। समझ आया होगा होपफुली आपको, इसलिए मैंने ये पहले समझा दिया ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए कि स्टैटिक क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जब बॉडी में लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती है। इट्स मीन ये जिस तरह से बनी हुई है, देखें, ये भी ऊपर की जाने पर और ये भी ऊपर की जाने पर, अगर आमने सामने से देखा जाए तो ये बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल वो भी होगी, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये लाइक पैरेलल है। अगर एक ऊपर और एक नीचे जा रही हो वो स्ट्रेट ही, तो ये अनलाइक पैरेलल है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग। स्ट्रेट तो है दोनों, आमने सामने आएंगी इस तरीके से, लेकिन एक ऊपर जा रही होगी और एक नीचे। आपकी जो रोड होती है, इन पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, एक रोड आगे की जानिब जा रही होती है, एक रोड वापस पीछे ला रही होती है, उस पर गाड़ियाँ चलती पैरेलल में ही हैं, मगर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। सेम लाइक दैट ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर ये नीचे आने लगेगी इस तरीके से तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स हो जाएगी। अब मैं डेफिनेशन से बता रही हूँ आपको, दो टाइप्स हैं इसकी, आप इसको डिफरेंट शेड में याद रखेंगे, एक में डेफिनेशन लिख देंगे, एक में डायग्राम बना देंगे। व्हेन टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन, जब दो पैरेलल बॉडी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रही हो एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, वो कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, कंसीडर टू लाइक पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2। दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं F1 और F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट A एंड B, जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं A और B पे, शोन इन फिगर के अंदर। ठीक है, अब एक फोर्सेस A पे लग रही है और एक B पे, दोनों लाइक की पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल भी हैं और लाइक भी हैं। सपोज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे, R क्या होगा, F1 प्लस F2। इट मीन दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस इज अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द टोटल सम। टॉट लिखा हुआ है, टोटल होगा ये,
AL लगा लीजिएगा टोटल इक्वल टू, अच्छा ये 2 होगा, टोटल नहीं होगा 2 होगा, TO2 टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस। ये दोनों फोर्स को जमा कर लें, इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा एंड द डायरेक्शन इज सेम एज अदर फोर्स। डायरेक्शन कैसी होगी? दोनों फोर्स की जैसी। इसके ऊपर इसको रखना है, हेड टू टेल रूल लगाइए, जब आप इसका रिजल्टेंट बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, डायरेक्शन उसकी वही होगी सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों। अनलाइक क्या होती है? टू पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी और यहाँ अपोजिट, वहाँ सेम डायरेक्शन नहीं, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए अनलाइक हो गया। आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। रिजल्टेंट कैसा होता है? F1 और F2 दो बॉडीज A और B पे जो है ये लगाई जा रही है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट A एंड B। ये बॉडी है, A पॉइंट पे लग रहा है F1 और B पॉइंट पे लग रहा है F2, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? F1 माइनस F2, क्योंकि एक की डायरेक्शन दूसरे से अलग होगी, ठीक है। इट मीन द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड का होगा डिफरेंस, दोनों का फाइट निकालेंगे। द डायरेक्शन इज सेम एज द ग्रेटर फोर्स, जो फोर्स ज़्यादा होगी डायरेक्शन उसी की आएगी। देखिए अगर माइनस में छोटा है, ऊपर जाता हुआ छोटा है और नीचे आता हुआ बड़ा है, तो यकीनन जब आपका रिजल्टेंट बनेगा पहले की टेल से दूसरे की हेड तक, तो वो उसी को चेक करेगा जहाँ वहीं तक जाएगा जहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो यकीनन आपकी डायरेक्शन ऊपर वाली बचेगी, और नीचे वाला ज़्यादा होगा तो नीचे वाली बचेगी, क्योंकि आप ये माइनस कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स एक बॉडी पे लगाई जाती है, इंस्टेड ऑफ मूवमेंट, वो मूव करने के बजाय इन इट्स डायरेक्शन इट रोटेट, वो रोटेट करती है अबाउट अ फिक्स लाइन और एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँ, ये मूव नहीं करेगी, रोटेट करेगी, कहाँ से? जहाँ से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पंखा है, वो बीच में से जॉइंट होता है लेकिन रोटेट कर रहा होता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। जो भी चीज़ मूव नहीं करती बल्कि रोटेट करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिस पे वो रोटेट कर रही होती है उस पॉइंट पे। गाड़ी के व्हील होते हैं वो एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, उसी पॉइंट से वो रोटेट कर रहे होते हैं। और मैं आपको कपल बता रही हूँ, कपल अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस, पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल और अनलाइक फोर्सेस का हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे चल रही है वो कहलाता है कपल। मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इज कॉल्ड द आर्म ऑफ कपल। अच्छा यहाँ ये शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं ये टॉपिक बुक में से करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है, ठीक है। कपल का बिल्कुल ऐसे ही आता है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, और ये मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है। लेट वी स्टार्ट। कपल अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। पेयर है इक्वल पैरेलल और अनलाइक फोर्सेस। इक्वल का मतलब है जितना F1 होगा उतना ही F2 का, इसलिए हमने दोनों को F लिया है, 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल है, पैरेलल है, अनलाइक है, एक ऊपर है और एक नीचे, तो ये अनलाइक है, ठीक है। दोनों ऊपर होती तो लाइक होती, ए पे नीचे जा रही है, बी पे ऊपर जा रही है, तो ये अनलाइक है। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, एक ए पे मौजूद है और एक बी पे, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे मौजूद है। कंसीडर टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो इक्वल पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, एक्टिंग एट ए एंड बी। ये मैंने डायग्राम को स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे आपको समझा दिया गया है कि ये दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड एफ है, एक ए पे है और एक बी पे है, जिस तरह फिगर में आपको नज़र आ रहा है। हम फिगर का नंबर कॉपी में नहीं लिखते हैं, सिर्फ फिगर लिख देते हैं। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस आर गिवन बाय, इनका टॉर्क और मूवमेंट जो है वो गिवन है। टॉर्क मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दूँ। टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कहते हैं उस एरिया को जिसके ऊपर फोर्स लग रही होती है। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ओ से लेके ए तक इसका मूवमेंट आर्म है। और टॉर्क कहते हैं घुमाव को, किसको? घुमाव को। जितना ये घूमेगा, जिस एंगल पे ये घूमेगा वो इसका टॉर्क होगा। जब भी फोर्स रोटेशन में आती है वो टॉर्क बन जाती है। क्या बन जाती है? टॉर्क। टॉर्क भी एक फोर्स होती है लेकिन वो रोटेशनल फोर्स होती है। इसकी सिंपलर डेफिनेशन है द एंगुलर मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब फोर्स किसी एंगल पे मूव करवाए किसी बॉडी को तो वो टॉर्क कहलाता है, ठीक है। अभी मैंने छोटी सी आपको डेफिनेशन दी है, मैं डिटेल में टॉर्क पढ़ाऊँगी, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर्म, एफ क्रॉस डी। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डॉट नहीं आता, क्रॉस आता है। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का वैसे तो आप इतना डिटेल में इंटर में पढ़ेंगे,
इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हम स्केलर क्वांटिटीज़ पे निकालते हैं। किन पे निकालते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बनता है, और जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है, ये आपके आगे भी काम आएगा, और आगे आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। द मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट टॉर्क को मूवमेंट भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स ए पॉइंट पे बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए, एफ और ओ ए। डिस्टेंस कितना है? ओ से लेके ए तक, और फोर्स क्या है? एफ। एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने ओ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और बी पॉइंट पे कैसा बन रहा है मूवमेंट? टॉर्क क्या बन रहा है? ओ बी और एफ, एफ ओ बी। ठीक है भाई, ये आपने दोनों मूवमेंट बता दिए। यहाँ पे एफ ओ ए बन रहा है, यहाँ पे एफ ओ बी बन रहा है। ये दोनों मूवमेंट हो गए। बोथ दिस मूवमेंट हैव द सेम डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, यहाँ से खींचूँ इसको, यूँ घूमेगा, ऐसे घड़ी की उल्टा, जैसे घड़ी घूमती है उससे उल्टा। घड़ी यूँ चलती है ना, टिक 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 करके। तो अब यह उल्टी घड़ी घुमाइए ऐसे करके, देख रहे हैं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक से उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से पकड़ के खींचें, जब भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। टॉर्क की बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों के घूमने की डायरेक्शन। ये भी ऐसे घूमेगा और ये भी। ऐसा नहीं है कि इसको घुमाने के लिए मुझे यूँ घुमाना पड़ेगा, तो फिर ये क्लॉकवाइज हो जाता। दोनों का जो रोटेशन बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, घड़ी से उल्टा। चाहे यहाँ से पकड़ के घुमाएं या यहाँ से पकड़ के घुमाएं, बोथ दिस मूवमेंट हैव द सेम डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। सो द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्स इक्वल टू द सम ऑफ टू मूवमेंट। जो क्लॉक की तरह से आता है टॉर्क, उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो क्लॉक से उल्टा आता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉक को। दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम दोनों को प्लस करके इसका मूवमेंट ऑफ कपल निकालेंगे। कपल मतलब दो मूवमेंट को प्लस करेंगे। मूवमेंट ऑफ कपल एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी, दोनों में एफ कॉमन था, एफ निकाल लिया। ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए को ओ बी में जोड़ दें तो कितना रास्ता बन जाएगा? ए से लेके बी तक। ओ तो बीच में है ना भाई, जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बीच इतनी रॉड बन जाएगी। यहाँ आपने लिख दिया ए बी, क्योंकि ओ ए और ओ बी को जोड़ के क्या बन जाता है? ए बी। ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर आर्म। मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स, ये रहा वन फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। और जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर्म ऑफ कपल। या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस लिखते हैं या आर्म ऑफ कपल लिखें, एक ही बात है। मैं लिखा द टॉर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। ये शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ क्या लिखा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यहाँ लिख दिया आर्म ऑफ कपल। दोनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस और आर्म ऑफ कपल एक ही चीज़ है, यहाँ बताया। ये देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। तो इसकी जगह आप आर्म ऑफ कपल भी लिख सकते हैं। यहाँ तक याद करेंगे, ठीक है? आर्म ऑफ कपल पूछे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, एक ही बात है। व्हेन एवर कपल एक्ट ऑन अ बॉडी देयर इज अ रोटेशन ओनली। जब कपल जो है बॉडी पे एक्ट करते हैं तो यहाँ से रोटेशन शुड बी नोटेड एट द कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स। आप इस कपल को एक फोर्स से बैलेंस नहीं कर सकते, यहाँ फोर्स लगा के बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है? इट कैन बी बैलेंस बाय इक्वल एंड अपोजिट कपल। कपल को बैलेंस करने के लिए आपको कपल ही चाहिए होगा, यहाँ पे भी फोर्स लगानी होगी और यहाँ पे भी। सिंगल फोर्स से कपल बैलेंस नहीं होता, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। प्रूफ ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा फ़ायदा होगा इससे आपको। अच्छा, मैं आपको टॉर्क पढ़ाने जा रही हूँ। अब टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, या टॉर्क बोल दें या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल दें, एक ही बात। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कह रहे हैं? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट मल्टीप्लाई में ही मिलता है। विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द फोर्स। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना बड़े आसानी से याद कर सकें। मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देख लूँ, यहाँ कहीं लिखी भी तो नहीं है। यहाँ लिखते हैं, स्टूडेंट देखिए, ये एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है समरी में आपके। टॉर्क की, द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क। वो सलाहियत है जो किसी बॉडी को एक पॉइंट पे रोटेट करवा दे किसी फोर्स की, वो क्या कहलाती है? टॉर्क। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। डी को मोमेंट आर्म कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला बनता है
टॉर्क का इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, लेकिन बीच में डैश आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डैश आता है, डॉट प्रोडक्ट के बीच में डॉट आता है। ठीक है, मैंने डैश लगा दी, मैंने यूनिट भी लिख दिया है, मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। आप ये शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ये भी इसकी डेफिनेशन है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क, ये भी इसकी डेफिनेशन है। और एक और छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ, द टर्निंग इफेक्ट of a force is called torque। फोर्स की वजह से होने वाला टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा डेफिनेशन के बारे में बता दिया कि आप डेफिनेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये लिखा मैंने, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अपने टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ और टॉर्क लिखा है इन्होंने, और टॉर्क तो इधर आना चाहिए। ठीक है, टॉर्क का सिंबल ये बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे करके नीचे से ऐसे गोल बनाते हैं और ऐसे टी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इन्होंने बताया मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या, देखिए बॉडी यूँ पड़ी हुई है, इसमें फोर्स लगाई तो ये रोटेट हो रही है, इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक है जहाँ पे आपने इसके इनिशियल पॉइंट ये रहा जहाँ से ज्वाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे वहाँ तक डी होगा। यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो इतना डी होगा आपको, यहाँ से लगाएंगे उतना डी होगा। जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी होगी, जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतनी कम फोर्स लगानी होगी, क्योंकि 2 × 4 या 4 × 2 8 होता है। तो जितना ज़्यादा डी कम होगा उतना एफ ज़्यादा होगा, अगर आपको सेम टॉर्क चाहिए तो। और ये बात समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ और डी। अब इक्वेशन शो दैट torque depend on a force and perpendicular distance, but torque is a vector quantity, so you need a particular direction, anti-clockwise or clockwise। इसकी डायरेक्शन होती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द मोमेंट प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। जो घड़ी से उल्टा बनता है, ये भी घड़ी से उल्टा है, ये पॉजिटिव होगा जब भी यूँ घूमेगा घड़ी से उल्टा। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये लिखा हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बट ऑल्सो द एंगल बिटवीन दैम। ये सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। फिगर वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज यूटिलाइज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल फोर्स इज प्रोड्यूस टॉर्क। हम वाई कंपोनेंट को यूज़ करते हैं सो दैट द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम इसको एंगल के हिसाब से लिखें तो हम इसका वाई कंपोनेंट यूज़ करते हैं इन द अबव इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में एक्स आता है। साइन थीटा तभी लगाते हैं जब हम वाई एक्सेस को यूज़ करते हैं, हमारा काम वाई एक्सिस में होता है, इसलिए साइन थीटा लगाए। वी कैन से दैट जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा हम कॉस थीटा लगाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लगाते हैं। इसकी भी डिटेल आप इंटर में पढ़ेंगे, वहीं आपको ये सही समझ में आएगा। इन द अबव मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं जब भी हम इसके कंपोनेंट यूज़ करते हैं, हमेशा वाई कंपोनेंट यूज़ करते हैं क्रॉस में, और डॉट में एक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स आर्म एंड एंगल बिटवीन देम। इन्होंने कहा टॉर्क जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर आर्म और उनके दरमियान के एंगल के बराबर में। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल तीनों का साइन एंगल लिखें। द अबव कपल ऑफ फिगर आर द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ टॉर्क। देखिए इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है, आप साइकिल को नीचे पुश कर रहे हैं और ये घूम रहा है, इसका डिस्टेंस कितना ही है जहाँ टॉर्क लगा रहे हैं। ये व्हील है, यहाँ से ये फोर्स लग रही है इस पर, तो ये मूव कर रहा है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटी सी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी, बहुत आसान भी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन ऑन इट। जहाँ पर बॉडी पे फोर्स लग रही होती है अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट वेयर इट्स होल वेट अपीयर टू इट, वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट आ रहा होता है काम करने के लिए, वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो कंसीडर द सेंटर ऑफ मास इन रेगुलर ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। कुछ रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, स्फीयर का सेंटर ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर के सेंटर में यूनिफॉर्म रॉड, एक सीधी सीधी रॉड जो होती है उसका सेंटर ऑफ रॉड है। सर्कुलर प्लेट, सेंटर ऑफ द प्लेट, उसका सारा वेट सेंटर में होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम शेप। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, जैसे स्क्वायर है जहाँ पे इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वो इसका सेंटर है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम। ट्रायंगल, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जहाँ पे इसके मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से मीडियन गिरा है,
यहाँ से गिराएं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका पॉइंट होगा। सिलेंडर मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो उसके एक्सिस का मिड पॉइंट होता है सिलेंडर का वेट वही होता है। अगर हम इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट है ये। अब देखिए इरेगुलर शेप का जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। हम एक टेक गिवन कार्डबोर्ड एंड बोर 3 होल्स। आप एक कार्डबोर्ड लीजिए इस तरीके से, इरेगुलर शेप इसका हमने कट किया हुआ है, ठीक है, इरेगुलर शेप है। आप इस तरह करें, किसी भी तरह से शेप बना लीजिए। कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर 3 होल कीजिए उसके डिफरेंट साइड पे एट 3 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स पे। कॉर्नर ए बी सी उनका नाम रख दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी। सस्पेंड द कार्डबोर्ड वर्टिकली एट द पॉइंट, और आप इस कार्डबोर्ड को सस्पेंड करें वर्टिकली ए पॉइंट से लटका दें। सही है, ए पॉइंट पे जो है कील के ऊपर लटकाएं यहाँ से, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड बियरिंग अ प्लम लाइन हैंगिंग वर्टिकली इन फ्रंट लाइन। एक सुई सी होती है, ये प्लम लाइन कहते हैं, जिसमें एरो बना हुआ होता है, उसको धागे से लटका दें इसके ऊपर, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द कार्डबोर्ड सच दैट द थ्रेड ऑफ द प्लम लाइन टच द पॉइंट ए। जो थ्रेड है वो पॉइंट ए से टकरा के नीचे आ रही हो। सच दैट टेक अ पॉइंट ए ऑन द कार्डबोर्ड वेयर द थ्रेड ऑफ द प्लम लाइन टच द लोअर एज ऑफ द कार्डबोर्ड। आप एक लाइन ड्रॉ कर दें जहाँ पर उसका लोअर एज टकरा रहा है, उसको अपना पॉइंट ए ले लिया और ड्रॉ अ लाइन, और उसको लाइन ले लें ए से लेके स्मॉल ए तक, जहाँ पे वो थ्रेड टकरा रहा है वहाँ तक ए से लेके अपने लाइन खींच दी। इसी तरह आपने फिर बी वाला होल यहाँ पे लटकाया और ये धागा बी पे लटका दिया, फिर जहाँ जाके उसका नीचे गिर रहा है वहाँ पे आपने एक लाइन बना ली बी से लेके स्मॉल बी तक। फिर आपने सी पॉइंट से लटकाया और सी से लेके स्मॉल सी तक एक लाइन बना ली। जहाँ ये सारी लाइनें आपस में टकरा रही होंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जी, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखा हुआ है बी पॉइंट से बी बी बनाइए, फिर सी पॉइंट से सी बनाइए, दैन द जी पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, समझ आया। आप किसी भी तरीके का हम आप घर पे भी कर सकते हैं, सुई में धागा डाल लें और उसको लटका दें, इस तरह से बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल आता है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल, 2 फोर्सेज जब एंगल पे काम कर रही हो। कंसीडर 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेकिंग सर्टेन एंगल, 2 फोर्सेज कंसीडर करें जो एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रही हैं और एक एंगल बना रही हैं। द फोर्स F1 एंड F2 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। जो इनकी फोर्स और इनका मैग्नीट्यूड होता है वो 2 एडजेसेंट एंगल से बनता है पैरेललोग्राम पे। जैसे F1 है और ये F2 है, पहले हमने इनको ड्रॉ कर दिया, फिर हमने इसमें प्लस करने के लिए ये F2 उठा के यहाँ पे पुट किया। बाय एडिंग F1 एंड F2 ऑल्सो F2 एंड F1 बाय टू टेल रूल द रिजल्टेंट फोर्स द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल। वेक्टर यही आएगा जो आपका बीच में आ रहा है। ए 1 रखें 2 रखें, ये 2 को पहले रखें 1 को बाद में रखें, आपका वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्स। ये फोर्स का पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ा दिया। कंडीशन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। वैसे कंडीशन बहुत आसान है, मैं कंडीशन भी करवा देती हूँ। देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अ बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ अ राइटवर्ड फोर्स must balance by a leftward force. It means that algebraic sum of all forces acting along x axis is 0. इन्होंने कहा फर्स्ट कंडीशन में algebraic sum जो है वो x एक्सिस का वो क्या होता है, 0 होता है। कि x एक्सिस का मतलब इस तरफ से और इस तरफ से, यहाँ से खींचने वाली और यहाँ से खींचने वाली फोर्सेस का सम क्या होगा, 0। एक यहाँ से खींच रही धक्का दे रही है यहाँ से, तो ना इधर मूव करेंगे ना इधर, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, F1 F2 सेम है, तो आपका एफ एक्स क्या आएगा, 0। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा सम को कहते हैं कि तमाम एफ एक्स को कम कर लें, Fx1 Fx2 Fxn, लास्ट नंबर तक आप जाएंगे 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, अ बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स। मतलब ऊपर से लगने वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करें। इट मीन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस इज 0। कि वाई एक्सिस लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होगा। सिग्मा Fy, W और T था, यहाँ W नीचे आ रहा था, T ऊपर जा रहा था, तो हमने एक को प्लस एक को माइनस लिया। W और T बराबर है मैग्नीट्यूड में, इसलिए 0 हो जाएगा। इसका भी सिंपल फॉर्मूला सिग्मा Fy इज इक्वल टू F1y F2y F3y Fny। यहाँ पर भी Ny आएगा, ठीक है, y लगा लें, x लगेगा, सॉरी x। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि एक बॉडी पे लगने वाला द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग इन अ बॉडी मस्ट बी 0। कि अलजेब्रिक सम जो होता है तमाम टॉर्क का जो बॉडी पे लग रहा है वो 0, जो यहाँ से टॉर्क लग रहा है वो यहाँ से बैलेंस होगा। F2D2 जो है आपका टॉर्क सी है। अच्छा, मैंने बताया था जो टॉर्क का सम होता है वो 0 होता है। F2D2 जो है वो टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नीचे की जाने वाला है। इसको अगर मैं नीचे से खींचूंगी इस फोर्स को तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा,
और अगर इधर मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो दोनों की लाइन पैरेलल फोर्सेस हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, और जो अनलाइक फोर्सेस होती हैं, लाइक फोर्सेस हमेशा डिफरेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, अनलाइक जो होती है वो सेम करती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कपल नहीं है, ये अलग अलग है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक प्लस में होगा एक माइनस में। एंटी क्लॉकवाइज ने क्लॉकवाइज वाले को कैंसिल किया, आपका टॉर्क जीरो हो गया। इसका भी क्या आया कि सिग्मा हमने टॉर्क लिया, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क n तक हमने सारे टॉर्क प्लस कर दिए, जीरो हो गया। इसकी कंडीशन क्या है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बता रहे हैं, मतलब लीनियर मोशन है, बॉडी को ट्रांसफर करेगा लेफ्ट से राइट या अप से डाउन, ये ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अगर इसका फर्स्ट कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करती है तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में, इट इज़ नो लीनियर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इफ बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई द बॉडी सेट बी ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ना इसमें ट्रांसलेशन होगी कोई फोर्स की वजह से, ना रोटेशन। अगर ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाएगा, मगर रोटेट करेगा अगर खाली फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, ये इसका कंक्लूजन है। मैंने ज़रा इसको डिफरेंट तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा ताकि आप इसको अपने पास कॉपी कर लें। देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैंने हेडिंग डाली, मैंने लिखा फॉर अ बॉडी टू बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टू कंडीशन आर टू बी फुलफिल्ड। दो कंडीशन जो है फुलफिल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, कि तमाम फोर्सेज का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने सादा लिखा सिग्मा एफ, यहाँ एक्स और वाई का जिक्र नहीं किया, सिर्फ फोर्स का जिक्र किया। जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं सब जीरो हो जाए, एक्स में या वाई में, तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा सिग्मा एफ, F1 F2 Fn तक, और ये जीरो, सब प्लस प्लस लगाए, डॉट इसलिए डाले 3 के बाद 4 5 जितनी भी फोर्सेस होंगी लास्ट नंबर तक हम प्लस करवाएंगे। तो मैंने लिखा देयर आर 2 पार्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट की हेडिंग लगाई फर्स्ट पार्ट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। अब यहाँ क्या डाल दिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं एक्स एक्सिस वो सब जीरो होंगी। तो मैंने वो डाली जो आपकी फर्स्ट के पार्ट में लिखा हुआ था, सिग्मा एफ एक्स, F1x, F2, Fx3, Fxn। ठीक है, सिंपल। सिर्फ क्या ऐड कर दिया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पूरी वही डेफिनेशन है ना। उसके बाद दूसरे वाले में क्या कर दिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस, के वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो होंगी, पार्ट 2 हो गया। डायग्राम चाहे आप वहाँ से बना सकते हैं, वरना नहीं चाहे तो नहीं बना, इसमें डायग्राम पेपर में आती नहीं है। सिग्मा Fy1, Fy2, Fyn। ठीक है, आप यूँ लिख सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना के एक ऊपर से लगाया Fy और एक नीचे से लगाया Fy1 और ये 2, तो 1 2 को कैंसिल कर देगा। इस तरह लिख सकते हैं। एक्स में भी डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स बना दें, इधर से F1 लग रही है, इधर से F2 लग रही है, तो ये एक्स एक्सिस की हो गई, ये वाई एक्सिस की हो गई। अब ये टॉर्क की है तो आपने एक बॉडी बनाई, इधर पॉइंट दिया, F1 दिया, F2 दे दिया, D1 दिया, D2 दे दिया, टॉर्क 1 दिया, टॉर्क 2 दे दिया, और साइड में लिख दिया टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू F1 क्रॉस D1, टॉर्क 2 इज इक्वल्स टू F2 क्रॉस D2। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख के भी बता दिया। तो ये आपकी डायग्राम भी हो गई एक तरीके से, और ये आपने फॉर्मूले भी लिख के बता दिया। चाहे तो आप लिख दें ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है, और ये क्लॉकवाइज है, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ताकि आपको पता रहे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। मैंने जो है ना डिफरेंट बनाया है बुक से, ये ऊपर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर से आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल टॉर्क, यहाँ ऑल फोर्सेस था, यहाँ ऑल टॉर्क आ गया, क्या आ गया, ऑल टॉर्क। सेकंड कंडीशन में टॉर्क का जिक्र होता है, फर्स्ट में फोर्स का होता है। एक्स वाई हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे, सादे वाले में नहीं लिखेंगे, इसमें कोई एक्स वाई नहीं होता है, इसमें सिर्फ टॉर्क होता है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, मतलब एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करके मैंने 4 डेफिनेशन बना दी। एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा एफ से शुरू हुआ, सिग्मा एफ एक्स से, सिग्मा एफ वाई से, सिग्मा टी से, और हमने यहाँ इनको एक्सपेंड कर दिया। तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, वही मैंने कंक्लूजन लिखा है। अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा, दोनों पार्ट हो गए तो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक टॉपिक रह गया इसका स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वो मैं आपको ग्राफिकल वीडियो में सेंड करूँगी, तो वो इंशाल्लाह आपको इसके बाद मिलेगी। फिर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।